गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बच्चों, आपको पता है कि कल हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे नीट जेडब्ल्यू पे और एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम और रूल्स पढ़े थे एसआई सिस्टम के। तो आज हम सीधे चलेंगे कन्वर्जन पे। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इसको डीपली हमें पढ़ना है बेटा डायमेंशन एनालिसिस में, क्योंकि आपको पता है जो डायमेंशन एनालिसिस है उसकी एक एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। फिजिकल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। वह हम डीपली इसको पढ़ेंगे, रूल्स के साथ पढ़ेंगे कि रूल्स क्या है। तो यहाँ भी कुछ हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन हम देंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में पहले हम लेंगे फोर्स। हम लेंगे बेटा फोर्स। आपको पता है फोर्स जो है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप देखिए, पहले हम एक्सेलरेशन को देखेंगे। एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टाइम इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड। आया ये बेटा मीटर पर सेकंड। अब यहां डालिए वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम का आएगा सेकंड। तो ये आएगा मीटर पर सेकंड इनटू ये वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेसिस सेम, पावर्स गेट एडेड। अब आप यहां आइए, मास का व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? SI यूनिट ऑफ मास केजी। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं बेटा न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। और अगर वो आप देखोगे एमकेएस में किसके बराबर है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम देखेंगे एक न्यूटन किसके बराबर होता है, देखो बेटा, हम करेंगे एसआई को कन्वर्ट इनटू सीजीएस। एसआई को कन्वर्ट करेंगे हम सीजीएस में। केजी सीजीएस में उसका क्या यूनिट है? ग्राम। एक केजी कितने ग्राम होता है बेटा? केजी को कन्वर्ट करो आप ग्राम में, 1000 ग्राम। फिर किसको बेटा? मीटर को। मीटर है यहां, एमकेएस में मीटर है, सीजीएस में क्या है? सेंटीमीटर। एक मीटर कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। सेकंड वहां भी, सेकंड यहां भी, तो आएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन है इसके बराबर। जैसे केजी 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन, वैसे ही होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में उसको बोलते हैं डायन। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है डायन। तो एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं बेटा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो इसको 8th 9th 10th क्लास से। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁵ डायन। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि डायन होता क्या है। डायन होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन, वैसे ही होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डायन। एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं बेटा? 10⁵ डायन। कहां से आए? केजी। ये होता है कहां बेटा? एमकेएस में। इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, केजी के बदले आएगा ग्राम, एक केजी में 1000 ग्राम, मीटर के बदले आएगा सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकंड के बाद आएगा सेकंड, सेकंड के बदले सेकंड ही, तो एज इट इज। तो ये देखो आप, ये आएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस में है, सीजीएस में इसको बोलते हैं डायन। जैसे एमकेएस में इसको बोलते हैं न्यूटन, वैसे ही सीजीएस में इसको बोलते हैं डायन। ये है ना बेटा, ये एमकेएस है। एमकेएस देखो आप, एम मास,
M फॉर मीटर, मीटर, K फॉर किलोग्राम, किलोग्राम, S फॉर सेकंड, सेकंड। जैसे इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं न्यूटन। तो वैसे ही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को सीजीएस में बोलते हैं डायन। तो एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁵ डायन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत आसान है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। अब हम कन्वर्ट करेंगे जूल को। अगर हम लेंगे एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो आप, क्योंकि कल हमने पढ़ा एसआई सिस्टम क्या है बेटा? रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। Rational system of units. What does rational system of unit means? Means all forms of energy are measured in one unit, that is joule. हम लेंगे कोई भी एनर्जी, चलो हम लेंगे हैं यहाँ वर्क। वर्क होती है एफएस, वर्क होती है एफएस। क्या है बेटा इसका यूनिट? एफ का क्या है? न्यूटन, अभी पढ़ा हमने। एस का क्या है बेटा? मीटर, डिस्प्लेसमेंट है ना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या होता है बेटा? अभी देखा हमने न्यूटन, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आएगा मीटर, ये अपना मीटर। न्यूटन क्या होता है बेटा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपना मीटर। तो क्या आएगा ये? केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं बेटा जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं जूल। अब हम, ये एसआई यूनिट है, एसआई को अब हम कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में, सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में। 1 जूल इज इक्वल टू केजी, सीजीएस में क्या है इसका? ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम होता है बेटा? 1000 ग्राम। मीटर, सीजीएस में इसका क्या यूनिट है? सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। सेकंड एज इट इज, तो ये क्या आएगा बेटा? 1000, यहां पर आएगा 10,000, 100 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना आएगा बेटा? 4 3 7 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं जूल, वैसे ही सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं अर्ज, जिसे आप अर्ग कहते हो। तो 1 जूल में कितने अर्ज होता है बेटा? 1 जूल में होता है 10⁷ अर्ज। 1 जूल में कितना होता है? 10⁷ अर्ज। क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है जूल, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है अर्ज। जैसे एसआई यूनिट में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये एमकेएस का है, इसको बोलते हैं जूल, एसआई यूनिट में इसको बोलते हैं जूल। वैसे ही सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं अर्ज। जैसे बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं डायन। वैसे ही केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं जूल, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं अर्ज। 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? 10⁷ अर्ज। अर्ज क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डायन, वैसे ही ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अर्ज। आई होप ये दोनों आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इनको हमें आगे भी करना है बेटा बाय डायमेंशन एनालिसिस, तो इस मेथड से भी मैंने आपको दिखाया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे इसी बेसिस पे जो नीट जेडब्ल्यू में पूछे गए हैं। देखो बेटा क्या क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। क्वेश्चन आया है द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल gravitational constant is universal gravitational constant G, capital G is नीट 2004, हाँ नीट 2004 ये क्वेश्चन पूछा गया है। द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज, 9th में आपने पढ़ा होगा। अगर हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G m1
m2 बाई आर स्क्वायर। ये पढ़ा होगा आपने, 9th में पढ़ा होगा। देखो बेटा, f इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। g किसके बराबर है बेटा? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब निकलेगा यूनिट, अब निकलेगा बेटा यूनिट। फोर्स का क्या यूनिट है? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर, मगर स्क्वायर है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास? केजी, और दूसरे मास का भी केजी। तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। केजी इंटू केजी इज केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये है एसआई यूनिट किसका बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब देखो बेटा, इसी पे क्वेश्चन पूछा था जेडबलई ने। जेडबलई ने इसी पे क्वेश्चन पूछा था। देखो बेटा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 2 हम लेंगे यहां। क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is 6.67 into 10 raised power minus 11 Newton meter square per kg square. Then find its value in CGS. ये था बेटा जेडब्ल्यू का क्वेश्चन। आई डोंट रिमेंबर किस साल में पूछा है, लेकिन जेडब्ल्यू का क्वेश्चन ये था। द वैल्यू जेडब्ल्यू 2009, हाँ 2009, जेडब्ल्यू 2009। देखो बेटा क्या था क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज दिस। ये है उसका वैल्यू, और आपने यूनिट देखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देन फाइंड इट इज वैल्यू इन सीजीएस। अभी हमने ये पढ़ा है सब कुछ। सोल्यूशन देखो बेटा, g का वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है एसआई यूनिट में। सीजीएस में अगर हम देखेंगे, एक न्यूटन कितने डाइन होता है बेटा? न्यूटन का क्या यूनिट है? सीजीएस में क्या यूनिट है इसका? डाइन। फोर्स का क्या यूनिट है सीजीएस में? डाइन। तो हम यहां लेंगे एसआई, यहां लेंगे सीजीएस। हमें न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है और केजी है। हम पहले इनको करेंगे आराम से। हम इसको ऐसे लेंगे 6.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। यहां तक ठीक है बेटा? यहां तक आपको समझ आया? एसआई में न्यूटन, सीजीएस में डाइन। एक न्यूटन कितने डाइन होता है बेटा? अभी पढ़ा हमने 10 रेज पावर 5 डाइन। एसआई में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर। कितना होता है एक मीटर बेटा? 100 सेंटीमीटर आएगा यहां स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर है। एसआई में केजी, सीजीएस में क्या है? ग्राम। एक केजी में कितना ग्राम होता है बेटा? 1000 ग्राम। लेकिन यहां स्क्वायर है, केजी स्क्वायर है, तो यहां आएगा 1000 का होल स्क्वायर। इतना आपको पता होगा। देखो बेटा, ये एसआई है, मुझे कन्वर्ट करना है सीजीएस में। एसआई में न्यूटन, सीजीएस में क्या है इसका बेटा? डाइन। अभी हमने किया ना कन्वर्ट एसआई इंटू सीजीएस। एसआई में न्यूटन, सीजीएस में क्या आएगा बेटा? डाइन। एक न्यूटन में कितने डाइन होता है? 10 रेज़ पावर 5 डाइन। अभी किया हमने इसको सॉल्व। मीटर स्क्वायर, एसआई में मीटर स्क्वायर, सीजीएस में क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एसआई में केजी, सीजीएस में क्या आएगा? ग्राम स्क्वायर। इतना तो आपको पता है। ये एसआई यूनिट में दिया है, हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सीजीएस में आपको पता होगा कि what is the SI unit of force? Newton. What is the CGS unit of force? Dyne. What is the SI unit of length? Meter. What is the CGS unit of length? Centimeter. What is the SI unit of mass? Kg. What is the CGS unit of mass? Gram. तो वही किया मैंने। अब आप वैल्यू पुट करो यहां बेटा, देखो कितना आसान है। 6.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 इंटू न्यूटन के बदले 10 रेज पावर 5 डाइन, मीटर स्क्वायर के बदले 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, केजी के बदले 1000 ग्राम का स्क्वायर। इसको आप यहां सॉल्व करते हैं बेटा। G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11, ये कितना हो गया? 10 रेज पावर 5
इंटू ये क्या आएगा 10⁻⁴ इंटू ये क्या आएगा 10⁻�6, नीचे आएगा 10⁻�6, 1000 इंटू 1000। यूनिट क्या आएगा बेटा, यूनिट आएगा डाइन, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। देखो बेटा न्यूटन का क्या है एसआई यूनिट, ये क्या है बेटा एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस में क्या है डाइन, एसआई यूनिट क्या है मीटर, सीजीएस में क्या है सेंटीमीटर, एसआई यूनिट क्या है केजी, सीजीएस में क्या है ग्राम। मैंने कन्वर्ट किया इसको किसमें सीजीएस में, तो क्या आएगा ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये हो गया 10⁻⁹, ये ऊपर आएगा तो 10⁻⁻6, ये 6 ऊपर आएगा तो 10⁻⁻6, 6.67 इंटू 11 और 6 17, 17 में से 9 वो हो गए 8, 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू। आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो जेडब्ल्यू मेंस का हो, एडवांस का हो या नीट का हो। देखो इसमें कैलकुलेटर की कोई भी जरूरत नहीं थी, खाली कंसेप्ट की जरूरत थी। एसआई यूनिट में दिया था, आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना था। बस आपको पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट में है क्या और सीजीएस में है क्या। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इन सीजीएस इट इज डाइन। SI unit of force is Newton, CGS unit of force is dyne. SI unit of energy is joule, CGS unit is erg. SI unit of length is meter, CGS is centimeter. SI unit of mass is kilogram, CGS is gram. मैंने वही किया, इसको कन्वर्ट किया बेटा, तो वैल्यू आया 6.67 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। यहाँ क्या था न्यूटन, न्यूटन को कन्वर्ट किया डाइन में, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, केजी को ग्राम में। इतना आपको पता होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा दोनों क्वेश्चंस। ये नीट में पूछा गया था व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये जेडब्ल्यू में पूछा गया था वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फ्रॉम एसआई टू सीजीएस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप पास करो और इसको उतारो, ये बहुत आसान है। ये आपने 9th में पढ़ा होता है, ये टर्म्स आपने 9th में पढ़ी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक्स है। अब हम आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं नीट जेडब्ल्यू के, फिर आगे जो टॉपिक है आज हमारा उस पर भी हम जाएंगे। जो मैंने आपसे कल कहा है कि हम कहाँ जाएंगे, आप क्या पढ़ेंगे आप। देखो बेटा क्वेश्चन आया था नीट 2012 में, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज नीट 2012। कभी चेक भी करना बेटा क्या आया था कि नहीं आया था नीट 2013। हिंट दी थी थर्मल कंडक्टिविटी के से डिनोट होती है बेटा, क्यू एक्स डिवाइड बाई ए T1 माइनस T2 इंटू टी, ये थी हिंट। अगर हिंट भी नहीं दी होती तो आपको ये पता होता थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। कैसे? क्योंकि जब आप नीट एग्जाम देने जाते हो तो आप 11th की पूरी फिजिक्स और 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ के जाते हो। आप ऐसे ही मत जाओगे नीट एग्जाम के लिए, तो ये टर्म आप जरूरी पढ़ोगे थर्मल कंडक्टिविटी फिजिक्स में। देखो बेटा सॉल्यूशन, थर्मल कंडक्टिविटी के किसके बराबर है बेटा, क्यू एक्स डिवाइड बाई ए T1 माइनस T2 इंटू टी। पहले हमें टर्म्स पता होनी चाहिए, पहले हमें टर्म्स पता होनी चाहिए। देखो बेटा क्यू जो है ये है हीट फ्लो, हीट फ्लो। एक्स है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, सॉरी थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। T1 T2 है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और T है टाइम टेकन, टाइम टेकन।
देखो बेटा यूनिट के, हीट का जूल, एक्स थिकनेस है तो मीटर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर है तो केल्विन, टाइम टेकन है तो सेकंड। ये है यूनिट। अब आप देखो बेटा यहां हमें पता है पावर जो होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का क्या यूनिट है बेटा? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ जूल। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड। जूल पर सेकंड। आपको पता है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर? 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, वाट। वाट होता है जूल पर सेकंड। वाट क्या होता है? जूल पर सेकंड। देखो यहां जूल पर सेकंड, इसके बदले क्या आएगा बेटा? इसके बदले आएगा वाट। जूल पर सेकंड के बदले मैंने लिखा वाट, वन एंड द सेम। क्योंकि जूल पर सेकंड क्या होता है बेटा? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर? वाट। किसके बराबर होगा? जूल पर सेकंड के बराबर। जैसे आपने देखा न्यूटन किसके बराबर है, जैसे आपने देखा जूल किसके बराबर है, वैसे ही वाट किसके बराबर है? जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड के बदले वाट। एक मीटर कैंसिल होगा, क्या आएगा? मीटर और केल्विन। अब क्या आया? वाट पर मीटर पर केल्विन। ये था इसका आंसर, ऑप्शन में यही था, वाट पर मीटर पर केल्विन। थोड़ा सा कंसेप्ट लगता था इसमें। कौन सा कंसेप्ट? यहां पर क्लिक होना चाहिए था बच्चा कि जूल पर सेकंड ही वाट होता था, क्योंकि ऑप्शन में वाट दिया था, वहां जूल पर सेकंड नहीं दिया था। क्या है? हमें वाट पर मीटर पर केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दैट वाज आस्क्ड इन नीट 2012। देखो कितना आसान है, 2 या 5 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में, बस 5 सेकंड। क्योंकि आपको वहां ये लिखना नहीं है, आपको खाली क्यों पता होगा, एक्स पता होगा, ए टी पता होगा, इनके यूनिट डालने में आंसर लिख लेगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। इनको मैं इसलिए रिपीट नहीं करता हूं क्योंकि मुझे पता है ये आपको आते हैं और आराम से आपको समझ आते हैं। अब हम चलते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट्स की तरफ। कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास? 7, और 2 सप्लीमेंट्री। 2 सप्लीमेंट्री हमने डिफाइन किए हैं, मैथमेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी उनको डिफाइन किया है। अब हमें फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन करने हैं। पहला लेंगे आज हम लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है बेटा? मीटर। मीटर, मीटर क्या है? मीटर है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। इसको मैं यहां लूंगा, इट इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। इट इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। डेफिनेशन क्या है? देखो बेटा, this is the speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum, जिसे आप लेते हो बेटा क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जेम्स मैक्सवेल ने निकाल के दिए हमें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेते हो आप। एक्चुअल में वो वैल्यू ये है 299792458 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइट जो है इतने मीटर निकालती है 1 सेकंड में, है ना बेटा? इतने मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर निकालती है? इतने मीटर। अगर हम देखेंगे 1 मीटर वो कब निकालेगी? कब निकालेगी 1 मीटर? 1/299,792,458 ऑफ ए सेकंड। जब हम सेकंड को कितने हिस्से करेंगे? इतने मिलियंस, इतने हिस्से करेंगे, 29 मिलियन। इतने हिस्से जब हम करेंगे किसको? सेकंड को, वहां कुछ बचेगा? उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो लाइट डिस्टेंस निकालती है वो निकालती है कंप्लीट 1 मीटर। आपने देखा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? आप लेते हो ना बेटा 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वो अप्रोक्सीमेटली होता है, एक्चुअल में वैल्यू ये है। इतने मीटर निकालती है लाइट 1 सेकंड में। जब इतने मीटर निकालती है 1 सेकंड में, पर सेकंड का मतलब है ना 1 सेकंड, 1 सेकंड में इतने मीटर निकालती है 1 सेकंड में, तो 1 मीटर कब निकालेगा? सेकंड के इस हिस्से में। जब आप 1 सेकंड को इतने हिस्से करोगे तो वहां कुछ बचेगा ना, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड,
उस सेकंड के हिस्से में जो लाइट डिस्टेंस निकालते हैं ना, वो होती है कंप्लीट 1 मीटर। सेकंड के इस हिस्से में लाइट जो डिस्टेंस निकालती है वो होती है कंप्लीट 1 मीटर। ये है 1 मीटर की डेफिनेशन। इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे। आप क्या है 1 मीटर? 1 मीटर is defined as the length of path traveled by light in vacuum during the time interval of 1 by of a second। आपको पता है यह है बेटा सेकंड ऑफ ए सेकंड। आपको पता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? अप्रोक्सीमेटली हम इतना लेते हैं, लेकिन होती है ये 299792458 मीटर पर सेकंड। इतने मीटर निकालती है लाइट एक सेकंड में। 1 मीटर का आप निकालेगी सेकंड के इस हिस्से में। सेकंड के इस हिस्से में 1 सेकंड को आप इतने हिस्से करो, वो जो हिस्सा बचेगा ना वहां, उस सेकंड के हिस्से में लाइट कितनी डिस्टेंस निकालती है? कंप्लीट 1 मीटर। सेकंड के इस हिस्से में लाइट जो डिस्टेंस निकालती है वही होती है कंप्लीट 1 मीटर। उसी को मैंने इंग्लिश किया। 1 मीटर इज द डिस्टेंस, 1 मीटर इज द लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ ए सेकंड। सेकंड के इस हिस्से में जो लाइट डिस्टेंस निकालती है वही होती है कंप्लीट 1 मीटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, आपके एनसीईआरटी पे दिया है। अब हम चलते हैं। आई होप कि 1 मीटर आपको समझ आया होगा। क्या है 1 मीटर? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ दिस। सेकंड के इस हिस्से में जो लाइट डिस्टेंस निकालती है वो ही होती है कंप्लीट 1 मीटर। अब हम चलेंगे बेटा किलोग्राम की तरफ। दूसरा है किलोग्राम। किलोग्राम इट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। यही है बेटा, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। अब देखो बेटा 1 किलोग्राम क्या होता है। हम एक प्रोटोटाइप लेते हैं। प्रोटोटाइप सिलेंडर लेते हैं। प्रोटोटाइप सिलेंडर। सिलेंडर क्या है बेटा? प्रोटोटाइप का मतलब है नमूना या मिसाल। सिलेंडर किसका? प्लेटिनम इरिडियम का। प्लेटिनम इरिडियम प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर लेते हैं ऐसे। ये एक सिलेंडर है। ये किसका बना है बेटा? प्लेटिनम इरिडियम का। जो इसकी हाइट है दैट इज इक्वल टू इट इज डायमीटर। हाइट किसके बराबर होती है? हुईज हाइट इज इक्वल टू इट इज डायमीटर। इसकी हाइट जितनी है उतना ही इसका डायमीटर है। हाइट और डायमीटर बराबर होता है। किसका सिलेंडर है ये? प्लेटिनम इरिडियम। एलॉय आपको पता है। एलॉय क्या होता है? combination of two or more metals, or we can say combination of a metal and element, that is alloy। alloy से क्या होता है? प्रॉपर्टी चेंज होती है। जो इंडिविजुअली प्लेटिनम की प्रॉपर्टी होगी, जब इसको इरिडियम के साथ मिलाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। प्लेटिनम इरिडियम एलॉय लेते हैं। प्लेटिनम का 90% लेते हैं और इरिडियम का 10% लेते हैं। उसी से एक सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर ऐसा है जिसकी हाइट किसके बराबर है? इसके डायमीटर के बराबर। जो उसका मास है वो होता है कंप्लीट 1 kg। कितना होता है उसका मास? कंप्लीट 1 kg। एक सिलेंडर है हमारे पास जो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का बना है। बस ये है कि जो हाइट होगी दैट शुड बी इक्वल टू दिस डायमीटर, और जब हम उसका मास करते हैं तो वो कंप्लीट 1 kg है। कितना है? कंप्लीट 1 kg। क्या लिखूंगा मैं 1 किलोग्राम को? 1 किलोग्राम is mass of
prototype cylinder of platinum iridium alloy whose height is equal to its diameter is preserved at International Bureau of Weights and Measures at Sevres near Paris। कहाँ रखा है इसको बेटा? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स सेवरस नियर पेरिस। इनका ऑफिस कहाँ है? पेरिस। देखो बेटा, हम एक सिलेंडर बनाते हैं। किसका बनाते हैं? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का। एलॉय क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर मेटल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ए मेटल एंड अदर एलिमेंट। जब हम प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय बनाते हैं, प्लेटिनम लेते हैं 90%, इरिडियम लेते हैं 10%। बस सिलेंडर ऐसे बनाते हैं, ऐसे हम मिसाल बनाते हैं सिलेंडर की, नमूना ऐसे हम पेश करते हैं कि उसकी हाइट किसके बराबर होनी चाहिए? इक्वल टू इट्स डायमीटर। जब हम उसका मास करते हैं तो वो कंप्लीट 1 kg है। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ 1 kg। आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, एनसीईआरटी से ही मैंने पढ़ा है, तो एनसीईआरटी में यही लिखा है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। अब बच्चों को यहां पर कोई क्वेश्चन राइज होगा। क्या क्या क्वेश्चन राइज हो सकता है? व्हाट इज एलॉय, वो मैंने बताया। अब बच्चों को ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर व्हाई द साइंटिस्ट्स टेक द प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, कि प्लेटिनम इरिडियम एलॉय ही क्यों लिया है? किसके लिए? स्टैंडर्ड मतलब डेफिनेशन ऑफ द किलोग्राम। बाकी कोई और एलिमेंट नहीं था, बाकी कोई और मेटल नहीं था। हाँ बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता दूंगा। उन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से प्लेटिनम इरिडियम को सिलेक्ट किया गया है। वो प्रॉपर्टीज मैं आपको यहां बता दूंगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बस मैं 2-3 डिस्कस करूंगा आपके साथ ताकि आपको आइडिया लग जाए व्हाई द प्लेटिनम इरिडियम एलॉय इज सिलेक्टेड फॉर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द किलोग्राम। देखो बेटा क्या है, पहली प्रॉपर्टी है इसकी, जब हम प्लेटिनम इरिडियम एलॉय बनाते हैं, प्लेटिनम कितना है बेटा? 90% और इरिडियम है 10%। देखो क्यों है बेटा। पहली प्रॉपर्टी है इसकी हाई केमिकल स्टेबिलिटी। हाई केमिकल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या मतलब है इसका? इट डज नॉट ऑक्सीडाइज या करोड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इट डज नॉट करोड, इट डज नॉट करोड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में इसको जंग नहीं लगती। अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर आप किसी 2 और मेटल्स का एलॉय बनाओगे, पीरियोडिक टेबल में कोई भी 2 मेटल उठाओगे, उसका एलॉय बनाओगे, तो उनमें चांसेस होती है उनको नॉर्मल कंडीशंस में भी करोड हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, लेकिन ऑक्सीडाइज हो जाती है। लेकिन प्लेटिनम इरिडियम में इतनी स्टेबिलिटी है कि इनको नॉर्मल कंडीशंस में करोजन नहीं लगता है, जंग नहीं लगती है, मतलब करोड नहीं होते हैं, रस्टिंग नहीं, करोजन। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, जब इसकी हाई डेंसिटी है तो आप मुझे बताओ जो प्रोटोटाइप बनेगा वो स्मॉलर बनेगा, कंपैक्ट बनेगा एंड हाई प्रिसाइज। जब स्मॉलर और कंपैक्ट बनेगा तो वो हाई प्रिसाइज होगा, हाई प्रिसाइज प्रोटोटाइप। अगर डेंसिटी कम होती तो लार्जर होता, कंपैक्ट नहीं होता। इनकी बेटा डेंसिटी हाई है। जब डेंसिटी हाई होगी
तो जो सिलेंडर बनता है ना वो कंपैक्ट बनता है, छोटा बनता है, छोटा बनता है, जिसका कंप्लीट मास कितना होता है बेटा 1 kg होता है। ऐसे मतलब ऐसे बनता है, कंपैक्ट स्मॉलर बनता है, हाई प्रिसाइज प्रोटोटाइप बनता है, इनकी हाई डेंसिटी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इनकी होती है लो सरफेस रिएक्टिविटी, लो सरफेस रिएक्टिविटी। लो सरफेस रिएक्टिविटी क्यों है? इनर्ट मेटल है, इनर्ट मेटल, इट डज नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये कंबाइन नहीं होता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। केमिस्ट्री का टॉपिक है, मैंने भी इसको अच्छे से मतलब पॉइंट्स मैंने भी पढ़े हैं 2-4 इसके बारे में, ताकि मैं आप तक ये पहुंचा सकूं। अब आपका आइडिया आया why in the periodic table palladium iridium alloy is used to define the kilogram। इसी का सिलेंडर क्यों बनाया है? हाँ बेटा, क्योंकि हाई केमिकल स्टेबिलिटी है, हाई डेंसिटी है और लो सरफेस रिएक्टिविटी है। ये आसानी से इसको करोड नहीं लगता, अंडर नॉर्मल कंडीशन इसको करोजन नहीं होता, डेंसिटी हाई है, इसका साइज स्मॉल बनता है, कंपैक्ट बनता है, कंपैक्ट मतलब बंद, पूरा बंद बनता है, और हाई प्रिसाइज प्रोटोटाइप बनता है, अच्छा नमूना बनता है। और लो सरफेस रिएक्टिविटी है, इसका मतलब है ये रिएक्ट नहीं करता है अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ। दीज वर द टू डेफिनेशंस, मीटर और किलोग्राम। अब हम चलेंगे बेटा सेकंड की तरफ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत आसान है, बस टू द पॉइंट आपको चलना है, अच्छे से सुनना है, तो आपको अच्छे से ये समझ आएगा। अब हम चलेंगे बेटा सेकंड की तरफ। सेकंड देखो बेटा, तीसरा है सेकंड। सेकंड सेकंड क्या होता है बेटा? सेकंड होता है, इट इज द यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ टाइम। पहला पॉइंट, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। देखो बेटा, सेकंड को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए ऐसी चीज। स्ट्रक्चर ऑफ एटम लीजिए हम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर क्या होता है एटम में? ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह है इंट्रोडक्शन, मतलब एटम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इनको डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती है। इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। बस इसको अच्छे से समझना बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इसकी क्या होती है बेटा? डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एनर्जी होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को नेचर से एनर्जी मिली होती है, तो जिस स्टेट में वो होता है ग्राउंड स्टेट में। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन लेंगे, किसी भी मेटल का, मतलब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लेंगे, हम किसी का भी इलेक्ट्रॉन लेंगे पीरियोडिक टेबल में, उसको जो नेचर से एनर्जी मिली है, उस एनर्जी की वजह से वो किस में है बेटा? ग्राउंड स्टेट में। अगर अब मैं इसको एनर्जी दूंगा, अब मैं इलेक्ट्रॉन को क्या दूंगा बेटा? एनर्जी दूंगा फ्रॉम एनी सोर्स। एनी सोर्स मतलब कैसे हम एनर्जी दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन को? बाय हीट, हीट से दे सकते हैं, फोटोन से दे सकते हैं एनर्जी, या बाय हीटिंग, बाय हीटिंग इट विद इलेक्ट्रॉन।
या किसी और इलेक्ट्रॉन से इसको हिट करेगी। दीज आर द सोर्सेज बाय विच वी कैन गिव एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है, कब होता है ग्राउंड स्टेट में? जो एनर्जी उसको नेचर ने दी होती है तब वो होता है ग्राउंड स्टेट में। अब मैं इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड एनर्जी दूंगा, हीट दूंगा, फोटॉन से दूंगा या हिट करूंगा किसी और इलेक्ट्रॉन से, तो वो चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। वो किस में चला जाता है बेटा? एक्साइटेड स्टेट में। वो चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में बहुत सारी एनर्जी लेवल्स होती है, बहुत सारी एनर्जी लेवल्स होती है। किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। उनको बोलते हैं हाइपर फाइन लेवल्स। हाइपर फाइन लेवल्स। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नेचर की तरफ से मिली होती है वो कहां होता है? उसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे फ्रॉम अदर सोर्स, एनर्जी देंगे, हीट देंगे उसको, फोटॉन देंगे उसको, हिटिंग विद अदर इलेक्ट्रॉन, तो वो कहां चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में बहुत सारी एनर्जी लेवल्स होती है, उनको बोलते हैं हाइपरफाइन लेवल्स। उनको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरफाइन लेवल्स। अब हम बात करेंगे सीजियम 133 एटम की। इसमें होते हैं 55 इलेक्ट्रॉन्स, 55 इलेक्ट्रॉन्स और 6 ऑर्बिट्स, 6 ऑर्बिट्स। सीजियम 133 एटम मैंने उठाया पीरियोडिक टेबल में से, इसमें होते हैं 55 इलेक्ट्रॉन्स और 6 ऑर्बिट्स। चलो ये है सीजियम का न्यूक्लियस। एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, ये है 6। 54 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें। किनमें? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5। 54 इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं बेटा? पहली 5 ऑर्बिट्स में। पहली 5 ऑर्बिट्स में 55। अब क्या बचा? एक। वो एक इलेक्ट्रॉन होता है 6th ऑर्बिट में। मतलब 6th ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसको एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किस में है बेटा? ग्राउंड स्टेट में। ये किस में है बेटा? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट आपको पता है, नेचर ने जितनी भी एनर्जी इसको दी होगी उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब मैं आया, मैंने क्या काम किया? मैंने इस इलेक्ट्रॉन को, मैंने सीजियम को हीट दिया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दी, आउटसाइड सोर्स से मैंने इसको एनर्जी दी। कैसे मैं एनर्जी दे सकता हूं? बहुत सारे मेथड्स हैं। हीट दे सकता हूं, फोटॉन, या हिट कर सकता हूं किसी और इलेक्ट्रॉन से। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में क्या है बेटा? बहुत सारी एनर्जी लेवल्स जिनको हम हाइपरफाइन लेवल्स बोलते हैं। ये आ जाता है हाइपरफाइन लेवल्स के दरमियान। जब ये इलेक्ट्रॉन हाइपरफाइन लेवल्स के दरमियान आता है तो ये वहां वाइब्रेशन करता है। हर एक वाइब्रेशन को इसको टाइम इक्वल लगता है। अगर हम कंपेयर करेंगे एक साइकिल में कितना टाइम लगा, दूसरी साइकिल में भी उतना ही टाइम लगता है। क्यों करता है ये एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ये वाइब्रेशंस? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ये चाहता है कि मैं एनर्जी रिलीज करूं इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ वेव। जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तब ये वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में। इसको एनर्जी रिलीज करनी है, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दुनिया में एक लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ नहीं है, दुनिया में एक लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ स्टेबिलिटी बोलते हैं। हर एक चीज, हर एक ऑब्जेक्ट कायनात में चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं, अपने ही ग्राउंड स्टेट में रहूं। जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं जिसे हम हाइपरफाइन लेवल्स बोलते हैं। तो ये वहां एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और वेव, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव या और पार्टिकल। चलो आसानी से मैं आपको बोलूंगा, ये ग्राउंड स्टेट में था। नेचर ने जितनी एनर्जी दी होती है इलेक्ट्रॉन को उसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। अब मैंने इसको एनर्जी दी तो ये चला गया। नेचर ने जो एनर्जी दी होती है इलेक्ट्रॉन को उसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब मैंने इसको एनर्जी दी हीट से, फोटॉन से या बाय हिटिंग विद अदर इलेक्ट्रॉन, तो ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में बहुत सारी एनर्जी लेवल्स हैं, उनको बोलते हैं हाइपरफाइन लेवल्स। अब ये दो हाइपरफाइन लेवल्स के दरमियान जब आता है
तो ये चाहता है कि मैं एनर्जी रिलीज करूं इन द फॉर्म ऑफ लाइट और वेव। तो ये यहां करता है साइकिल्स, वाइब्रेशन करता है, साइकिल्स बनाता है। हर एक साइकिल को टाइम इक्वल लगता है। जब ये इतने साइकिल्स बनाता है बेटा, कितने साइकिल्स, 9192631770, इतने साइकिल जब ये बनाता है तब कंप्लीट टाइम होता है 1 सेकंड। तब कंप्लीट टाइम होता है 1 सेकंड। यह है डेफिनेशन ऑफ 1 सेकंड। अब क्वेश्चन है सर सीजियम 133 एटम ही क्यों यूज किया गया है फॉर डिफाइनिंग द सेकंड एटॉमिक क्लॉक के लिए, ये क्यों यूज किया गया? क्योंकि बेटा सीजियम 133 एटम जो है ना, ये सीजियम का आइसोटोप है। आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये उसका आइसोटोप है और ये पीरियोडिक टेबल में स्टेबल आइसोटोप माना जाता है। इट इज द स्टेबल आइसोटोप। और यही वो आइसोटोप है, यही वो एटम है जो बिल्कुल इन वाइब्रेशंस पे टाइम देता है कितना बेटा, 1 सेकंड। कब होती है ये वाइब्रेशंस? जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, दो हाइपरफाइन लेवल्स के दरमियान वो वाइब्रेट करता है, एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। जब इतने साइकिल्स बन जाते हैं तो टाइम होता है 1 सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अब मैं इसी का, ये जो मैंने आपको क्लियर किया है, इसी की डेफिनेशन लिखूंगा तो देखो बेटा कितनी आसान है। आप इसको हम इंग्लिश करेंगे। 1 second is the duration. 1 second is the duration of 9192631770 periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atom। यही लिखा बेटा मैंने। 1 second is the duration of 9192631770 periods of radiation, 9192631770 cycles corresponding to the transition between two hyperfine levels, दो hyperfine levels के दरमियान of the ground state of cesium 133 atom। I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बचते हैं 4 यूनिट्स बेटा, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। उसको इंशाल्लाह कल डिफाइन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।